इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिहार रत्न डॉक्टर मधुकर गंगाधर जी के आवास पर हूँ और आप सब जानते हैं कि साहित्य में उनका कितना बड़ा स्थान है। नई कहानी जब शुरू हुई तो उनमें से जो थोड़े से लोग थे, आप भी एक प्रणेता हैं और उस नई कहानी को इतनी दूर तक लाए कि उन्होंने स्वयं 101 तो कहानियाँ उनकी प्रकाशित हैं और कितनी इधर उधर हो गई, संग्रह नहीं किया, उसकी कोई गिनती नहीं है। आपने 101 कहानियाँ, 5 नाटकों की पुस्तकें, 4 आपके संस्मरणों की पुस्तकें हैं, 4 आपकी कविताओं की पुस्तकें हैं और दुनिया भर के लेख हैं। सबसे बड़ा जो उनका एक डॉक्यूमेंटेड बुक है वो है भारतीय प्रसारण के विविध आयाम, जो कि जहाँ जहाँ भी ब्रॉडकास्टिंग के कोर्सेज चलते हैं वहाँ वो पुस्तकें इनकी पढ़ाई जाती हैं। तो आप एक प्रोफेसर भी हैं। यहाँ भी जो एक फिल्म सिटी नोएडा में है मिस्टर संदीप मारवाह की, वहाँ भी इन्होंने बिगनिंग कराई और बहुत सारे बच्चों को इनसे लाभ हुआ। तो आइए इनका स्वागत करते हैं, इनसे जानते हैं कि नई कहानी क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार माधु जी, आपको धन्यवाद कि आपने चैनल पर मुझे बुलाया और इस योग्य समझा कि आपके चैनल पर मैं आऊँ। आपने नई कहानी की बातें की जी। तो हुआ ऐसा कि जब देश आज़ाद हुआ जी तो मानसिक वातावरण बदल गया, क्योंकि आज़ादी के पहले जितने साहित्यकार थे जी, उनका मोटो था, उनका उद्देश्य था कि आज़ादी कैसे मिलेगी। वो तो मिल गई। अब हम लोगों के सामने जो हम नए लोग थे, उस समय में आज़ादी के ठीक बाद जो युवक दल था और उसमें से खास करके जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों के सामने आया कि हम तो आज़ाद हो गए, हमें तो अब ऐसे आदमी की कहानी कहनी चाहिए जिनको हम ग्लोरीफाई करके यूरोप अमेरिका की तरह ही अपने आदमी को भी मौजूद करावें, क्योंकि उनके मुकाबले में हम हो गए जी। जैसे हिंदुस्तान है उसी तरह से इंग्लैंड है, उसी तरह से अमेरिका है, तो हमारे साहित्य के आदमी भी उसी तरह क्यों नहीं हो, हमारा साहित्य क्यों नहीं हो। तो ये जो कंपटीशन की भावना आई, हाँ, ये जो कंपटीशन की भावना आई और वर्ल्ड कंपटीशन को, विश्व कंपटीशन की भावना आई जी। और आदमी को नए नज़रिए से देखने की हुआ, क्योंकि अभी तक हम गुलाम थे जी और गुलाम की दृष्टि से हमको देखा जाता था। अब हमको उस दृष्टि को बदलनी थी जी। तो ये अनजाने ही सब आदमी के दिमाग में हुआ। जैसे आज़ादी की जो भावना जगी, वो भी अनजाने ही में हुई, कोई उसका फार्मूला नहीं था, किसी ने ये नहीं किया, ऐसे हो गया तो सारे देश में फैल गई चीज़। उसी तरह से ये भावना फैली और हम लोगों ने कुछ कहानियाँ लिखी जिसको लोगों ने नई कहानी का संज्ञा दिया, क्योंकि वो जो हमसे पहले थे, जैसे अज्ञे की कहानियाँ थी, जसपाल की कहानियाँ थी, जैनेंद्र की कहानियाँ थी, उससे हम लोगों की कहानियाँ अलग होने लगी। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक साथ हम बहुत सारे लोग जमा हुए, जिसमें कमलेश्वर थे, मार्कंडे थे, अमरकांत थे, शेखर जोशी थे, शिव प्रसाद सिंह थे, शशि प्रभा शास्त्री थी, मेहरुनिसा परवेज थी, शानी थे और भी कई बहुत सारे लोग थे जिसमें आए। बाद में हम लोगों के साथ मोहन राकेश और राजन यादव और रेणु भी जुड़ गए जी। लेकिन वो बाद में, हम लोगों नई कहानी से पहले वो एक राउंड लिख चुके थे लेकिन बाद में आए, तो नई कहानी वहीं से शुरू हुई और ये एक ग्रुप थे। तो ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की कोई एक बैठक ग्रुप की होती थी, कुछ नहीं। कोई कलकत्ता में थे, कोई पटना में थे, कोई इलाहाबाद में थे, कोई बनारस में थे, सब जगह थे, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में। लेकिन वो मेंटलिटी एक जैसी थी, भावनाएं एक जैसी थी और उसको संगठित रूप से प्रस्तुत किया। इलाहाबाद की एक पत्रिका, कहानी पत्रिका, जिसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त, उसमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह उन दिनों साहित्यिक पत्रिका थी। अच्छा, बात ये थी कि उस समय टेलीविज़न का चैनल नहीं आया था जी,
तो लोग साहित्य पढ़ते थे, खास करके कहानी वगैरह काफ़ी पढ़ते थे जी। अब तो मोबाइल का युग है, मोबाइल पर लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पूरी दुनिया मोबाइल में आ गई है। उस समय ये सारी चीज़ें थी नहीं। एक बौद्धिक चेतना का भी साधन था। हाँ, वही था, एक बौद्धिक मनोरंजन का साधन जी, जिसको कहते हैं कि दिमागी खुराक, वो हम लोगों के साहित्य से लोगों को मिलता था, इसीलिए काफ़ी था। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया लिखना, तो एक नई ज़मीन हम लोगों ने तोड़ी और वहीं से लिखना शुरू किया। उपन्यास के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया जी। तो वही किया कि जैसे पहले के जो उपन्यास होते थे वो पेनोर्मिक स्टाइल में होते थे, संसार रचते थे। जैसे जसपाल के उपन्यास हैं, क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, जिसके भी उपन्यास को, अमृतलाल नागर के उपन्यास ले लीजिए, प्रेमचंद के उपन्यास ले लीजिए, तो बड़े बड़े उपन्यास हैं। माने एक पेनोर्मिक स्टाइल से कि यहाँ गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, ये माने हरी पूरी दुनिया, माने वो संसार रचते थे। हम लोगों ने फोकस पद्धति से लिखना शुरू किया। फोकस पद्धति जैसे टॉर्च की रोशनी पड़ती है एक ही जगह और बल्ब की रोशनी पूरे घर में है, तो हम लोगों ने फोकस पद्धति से लिखना शुरू किया, छोटे छोटे उपन्यास। टॉर्च पद्धति से? हाँ, फोकस पद्धति मैं उसको कहता हूँ। अच्छा, ओके। तो उसी तरह से हम लोगों ने उपन्यास में भी एक नई जमीन खोड़ी। जैसे कमलेश्वर के उपन्यास छोटे छोटे हैं, मुद्रा राक्षस के छोटे हैं, मेरे ही सारे उपन्यास छोटे छोटे हैं, अमरकांत के भी छोटे हैं, और मार्कंडे के छोटे हैं। राजेंद्र यादव जी के? राजेंद्र यादव तो मैंने कहा ना कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और फणीश्वरनाथ रेणु, ये हम लोगों से सीनियर थे, एक राउंड पहले लिख चुके थे। ओके। और ये राजेंद्र अवस्थी? राजेंद्र अवस्थी हम लोगों के साथ थे, वो हमारी पीढ़ी के थे। उन्होंने भी जंगल के फूल उपन्यास उनके हैं, तो उनका उपन्यास जो जंगल का फूल है वो उसी तर्ज पर छोटे से उपन्यास हैं, अच्छी तरह से चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने लोगों को स्थापित किया, क्योंकि हमारे हरखू महमूद जो थे, जो श्रमिक थे, जो खेत में काम करते थे, वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण अब माने जाने चाहिए हमारे विचार से, जितने कि पहले जमींदार माने जाते थे, बड़े बड़े साहब माने जाते थे। तो हम लोगों ने आदमी की प्रतिष्ठा की। अब मेरी कहानी ढिबरी पढ़ लीजिए, उसमें भी रूढ़ी भंजक है, जाति व्यवस्था अलग कर दिया गया है। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो आपकी कहानी है, इसकी मूल आत्मा, ये नई कहानी क्या हुई, इसकी मूल आत्मा क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, नई कहानी में ये हुआ कि आदमी को प्रतिष्ठा दो। अच्छा। मैंने बल्कि इस कहानी को फॉर्मुलेट किया एक कविता में जी। आदमी को प्रतिष्ठा दो, पसीने पर पलता है, ईश्वर को क्षमा करो, बैसाखियों पर चलता है। वाह, क्या बात है, आपकी अपनी है? हाँ, मेरी कविता है। बैसाखियों पर चलता है? बैसाखियों पर चलता। भगवान तो बैसाखियों पर दूसरों के सहारे न है। हाँ। माने किसी का भगवान अल्लाह है, किसी का भगवान श्री कृष्ण है, किसी का भगवान कुछ, तो बैसाखियों पर अगर आदमी कंधा पटक दे तो फिर वो भगवान भी गायब हो जाते हैं। लेकिन इंसान तो पसीने पे जीता है। वाह। तो उसको प्रतिष्ठा दो। अब जैसे अमरकांत की एक कहानी है जिंदगी और जोंक, आप उस कहानी को पढ़िए, या शिव प्रसाद की कहानी है कर्मनाशा की हार। मार्कंडी की, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया, मेरी कहानी है ढिबरी। अब इन सारी कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आदमी की प्रतिष्ठा हम लोगों ने नए सिरे से की है। ऐसे जो कि मार्जिन पर थे, जिनकी कोई चर्चा नहीं होती थी, उनको हमने हाशिए पे खड़े हुए आदमी को मध्य में, केंद्र में ला के रख दिया। आदमी की प्रतिष्ठा हमने की। क्या आपने जात पात, रूढ़िवाद, महिलाओं का अधिकार, हाँ, या महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान? हाँ, देखिए यही इस चीज में हुआ। पहले होता क्या था, अब जैसे जैनेन्द्र जी का उपन्यास है सुनीता, हाँ, या और उनके कुछ उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, आगे का उपन्यास है। अब उन सारी उपन्यासों को पढ़िए, वहाँ नारी को महिमा मंडित नहीं किया गया है, तमाशा बनाया गया है, यानी सेक्स को सौदे की तरह परोसा गया है, माने रस ले करके परोसा गया है। हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। हमने औरतों को महिमामयी बनाया। जो एक औरत होती हैं, जो खेत की मजदूर भी है, घर की मालकिन भी है, वो माँ भी है, वो प्रेमिका भी है, वो बहन भी है। हमने सिर्फ प्रेमिका
और रसलीला वाली नारियों को नहीं रखा। नारी को उसके संपूर्ण रूप में, महिमामय रूप में जैसे वो हैं वैसे हम लोगों ने रखा। यथारूपेण। हाँ हाँ, यथारूपेण संस्थिता। हाँ, यथारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति रूपेण संस्थिता, हम लोगों ने उस रूप को माना। तो नारी को हम लोगों ने इस रूप में देखा। और जो जैसे कि कुछ लोगों ने शुरू में, पहले के लोग जो होते थे, प्रेम के उपन्यास होते थे, रहस्य रोमांच के उपन्यास होते थे, पर इसके रीडर ज्यादा होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वो देखिए हर चीज की एक बात मैं कह रहा हूं, दूध से ज्यादा शराब की बिक्री है। दूध के डिपो पे जितने आदमी जाते हैं, शराब की दुकान पर उससे ज्यादा लोग जाते हैं। अब इसको क्या कहिएगा आप बताइए। वही हम लोगों ने दूध बेचा, शराब नहीं बेचा। अब इसका जो अर्थ आप लगा दूध बेचा, शराब, लोगों को मानसिक रूप से हष्ट-पुष्ट किया आपने। हाँ, विचारों से उन्हें उन्नत किया, हाँ, जिससे कि वो अच्छे निर्णय ले सकें, जीवन में परिवर्तन ला सकें। हाँ, मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि लंदन में, बहुत दिन पहले की बात है, करीब 25 साल पहले की बात है, कि लंदन में टेम्स नदी के किनारे बैठ के बेन जॉन जो उपन्यास लिख रहा है, जिस आदमी की कहानी कह रहा है, पटना में गंगा के किनारे बैठ के मथुर गंगाधर भी उसी मनुष्य की हरखू की कहानी है और महमूद की कहानी कह रहा है। तो उसके जो आदमी हैं वो हार्डी डिकेंस वाले हम लोगों के चरित्र नहीं हैं, न प्रेमचंद्र अगेय के चरित्र हमारे हैं। हमारे चरित्र ऐसे हैं जो जैसे कि और आदमी होते हैं, मुकम्मल आदमी हैं। माने चूंकि वो गरीब हैं, चूंकि वो श्रमिक हैं, इसलिए छोटे हैं वो नहीं। मैंने उन लोगों को भी महिमामंडित किया कि अगर एक खेतिहर किसान, खेतिहर मजदूर अन्न नहीं उपजावे तो टाटा बिरला कोई भी हो खाएगा क्या? आप सोने की रोटी तो खा नहीं सकते हैं, रोटी तो गेहूं की ही खाएंगे, और गेहूं उपजाने के लिए श्रमिक चाहिए ही चाहिए। तो उस श्रमिक को क्यों नहीं हम महत्व दें? सोने के ताज पहनने वालों को जितना महत्व आप देते रहे, हमने रोटी बनाने वाले श्रमिकों को भी उतना ही महत्व दिया। जी, तो आपकी जो 101 कहानियां हैं उसमें इसी तरह के चरित्र हैं सारे? हाँ, लगभग। लेकिन ये है कि मैंने कहीं किसी घटना को, किसी चरित्र को दोहराया नहीं। कोई मुस्लिम कैरेक्टर भी लिया आपने अपनी कहानियों में? हाँ, कई हैं, बहुत सारे हैं मुस्लिम कैरेक्टर। देखिए, हम लोगों ने जाति को जाति के रूप में नहीं लिया, उसको एक रेशियल माना कि मनुष्य की एक कैटेगरी है, उसको महत्व नहीं दिया, रूढ़ी को महत्व नहीं दिया। कि पहले से जो रूढ़ियाँ आ रही थी, जैसे ढिबरी कहानी में जो है, एक राजपूत का लड़का है, एक मुसहरनी से जो कि हरिजन कहलाती हैं, उसमें अब तो नाम लेना भी वर्जित है किसी जाति का, लेकिन मैंने जिस समय में कहानी लिखी थी उस समय जाति के वर्जित नहीं था इस तरह का। तो एक राजपूत का लड़का एक मुसहरनी से शादी करता है और वो प्रेमचंद के गोबर की तरह भाग के गांव छोड़ के नहीं जाता है, वो गांव में ही झोपड़ी बना के रहता है। अच्छा। और संघर्ष करता है। तो हमारा आदमी जो है वो संघर्षशील है, और मेरी ही नहीं, हर आदमी का। जैसे शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, या कमलेश्वर की कहानी लीजिए, मार्कंडी की कहानी लीजिए, इन लोगों की भी कहानी इसी दिशा में है। इसी दिशा में सारे के सारे। जिंदगी और जोंक कहानी इसी तरह से अमरकांत की कहानी है कि जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। मतलब मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सा सन था या वो कौन सा समय था जब घर के अंदर जो महिला थी वो उसको सम्मान मिलना शुरू हुआ और आज वो सारी ऊंचाई दुनिया देख रही है? वो देखिए, और उनमें किन किन लोगों का साथ है कि पुरुषों की मानसिकता को बड़ा करने में, उदार करने में किन लोगों का हाथ है? कि नहीं तो वो सोचते थे कि तो ये क्या कर पाएंगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगी। अब पता लगा कि भाई पहली एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिला हो गई, बहुत सारी जगह महिलाएं पहली हो गई। अब देखिए, आप अगर भारत का इतिहास पढ़ेंगे जी, तो वैदिक पीरियड से लेकर के जी और गुप्ता पीरियड तक का जो इतिहास है, मगध का इतिहास है, वहाँ तक नारी महिमामयी है।
मगध तक, मगध के इतिहास तक, मगध यानी माने अशोक वगैरह, अशोक के काल वगैरह तक नारी महिमामयी है। उसके बाद सब जिसको कहते हैं कि मध्यकाल, मध्यकाल जब हुआ तो विघटित हो गया, और विघटित हो गया तब नारी को महिमा नहीं रहा। अब तब आदर्श देखिए, पहले राम आदर्श थे जो एक सीता के लिए लंका में युद्ध करते हैं, सीता को लाते हैं घर, वहाँ से सीता में काफ़ी दिन रहने के बाद भी सीता को लाकर अपने घर में इज्जत के साथ रखते हैं जी। ये बात दूसरी है कि उनको फिर वनवास दिया गया एक प्रजा को खुश करने के लिए जी। अपने लिए नहीं, प्रजा के धोबी के कहने से सीता को राम ने घर से निकाला। उनके पिता 3 शादी करते हैं, वो एक ही शादी करके रहते हैं। हाँ। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हाँ, जबकि राजा थे चाहे इतनी कर लेते। हाँ। उस समय तो विधान था हाँ, कि जिसको जीतो उसकी लड़की ले आओ। हाँ, ये तो मध्यकाल में हुआ। हाँ। क्षत्रिय काल में माने यहाँ तक हुआ कि आल्हा जो लिखी गई किताब, आल्हा, हाँ आल्हा, उसमें एक जगह लिखा हुआ कि जाकी बेटी सुंदर देखो, जोड़ा जोड़ी करो ब्याह। अब पहले स्वयंवर होता था, पहले स्वयंवर होता था, जैसे द्रौपदी का ही लीजिए, स्वयंवर में लाई गई, सीता स्वयंवर में गई। पहले नारी को उसके वर चुनने की फ्रीडम था। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, राजपूत पीरियड में क्या हुआ, कृष्ण आदर्श बन गए, 16,108 रानियों के मालिक। तो ये जो हुआ, जिसको कहते हैं कि यौन सुचिता भ्रष्ट हुई मध्यकाल में। हम लोगों ने इसको नकारा। ये हमारे पहले तक जो उपन्यासकार है, जैसे इलाचंद्र जोशी हैं, जैनेन्द्र खास करके हैं, इन लोगों ने मनोविज्ञान के नाम पर नारी को तमाशा बनाया। अच्छा, और हमारे बीच सेक्सुअलिटी को आधार बनाया। हमारे बीच भी कुछ ऐसे उपन्यासकार हुए जिसमें पूरा गांव का गांव चरित्रहीन चित्रित किया। पूरा गांव का गांव नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि फिर ये झगड़ा कर रहा है। तो नहीं, नाम तो बताइए, वैसे इतना लोगों को सर्च करना पड़ेगा। महिला आंचल पढ़ लीजिए रेणु जी का, महिला आंचल, हाँ पढ़ लीजिए रेणु जी का, जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई। और अब तो ऐसी हो गया जाति समीकरण से कि प्रेमचंद के बाद लोग उसी को गिन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, आप गिनिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछती हूँ यहीं पर रोक के, हाँ। इतने सारे विवादास्पद और वैरायटी सब्जेक्ट्स और वैरायटी लोग, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं दरकिनारे का पाता हूँ। देखिए, कमलेश्वर मेरे गहरे दोस्त रहे, नामवर सिंह गहरे दोस्त रहे, मौखिक लिखने के मामले में किसी ने मेरे पर नहीं लिखा, ईर्ष्या बस नहीं लिखा, क्योंकि उनसे बेहतर मेरी कहानियां पाठकों के बीच गईं। अगर मेरी कहानियां और मेरे उपन्यास अच्छे नहीं होते तो मधेपुरा से लेकर मैसूर तक, मैं तो कोई प्रोफेसर नहीं रहा कहीं कॉलेज में जी। मैं तो एक लेखक रहा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं रही पब्लिक में, लेकिन मधेपुरा से लेकर के मैसूर तक 6 विश्वविद्यालय में जी। अब भी मौजूदा मेरे टाइम में 7 लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं मेरे कहानी साहित्य पर, उपन्यास साहित्य। हाँ, कुछ बात है, आपके साहित्य में कुछ दम है। हाँ, तो उन लोगों को आकर्षण हुआ कि इस पे हम इसकी हमको देखिए एक व्याख्या, फर्दर व्याख्या करें। और एक बात और भी हुई, एक सभा सोसाइटी थी, कहीं मीटिंग हो रही थी, हमारी कोई फंक्शन था, उसमें किसी ने कह दिया, तो कई लोगों ने मुझे कहा, लिख भी दिया कि मधुकर गंगाधर की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि लोग जेलस रहे हमेशा आपसे। नहीं, अब जेलस रहे या कैच रहे, मैं चर्चा के लिए थोड़ा लिखता हूँ जी। मैं तो जिनके लिए लिखता हूँ, पाठकों के लिए लिखता हूँ, वो पढ़ते हैं, उनका प्यार मुझको मिला हुआ है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैंने एक बात कही कि जिस समय में हम लोग कहानी लिखते थे, नए नए आए, तो खूब चर्चा होती थी हमारी भी। कनाट प्लेस में लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े रहते थे जब हम लोग कॉफी हाउस में बैठते थे। तो मैंने उन लोगों को कहा कि भाई बताओ कि आज दिलीप कुमार की चर्चा है ज़्यादा कि सलमान खान की चर्चा है? तो हम लोग साहित्य के दिलीप कुमार हैं। आगे बैठ गए, हो गया, लिख के हम लोग बैठे, अब पब्लिसिटी के लिए थोड़ा जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मैं स्याही पीता हूँ। हाँ, कितनी स्याही पी आपने? स्याही तो पिए तो 30-40 किताब निकल के रख दिया।
हुआ क्या, मतलब हर साल में आपकी एक दो पुस्तकें हर साल है। हाँ देखिए, इसमें भी कोरोना काल में भी जी, और इस उम्र में भी तरह तरह की बीमारियां लेकर, आप दवाई का डिब्बा देख रहे हैं वहाँ रखा हुआ है। मैंने एक उपन्यास लिखा है और नीलहा साहबों पे लिखा है, क्योंकि बिहार में नील की खेती होती है, और भी कई जगह थी लेकिन बिहार में होती थी। तो चंपारण में तो गांधी जी की वजह से वो हाईलाइट हुआ जी। लेकिन पूर्णिया वगैरह में, जहाँ मेरा घर है पूर्णिया जिला, पूर्णिया में भी नील की खेती होती थी, इस सब की कोई चर्चा नहीं हुई। जी, अब आपके उपन्यास के माध्यम से जो ऐतिहासिक तथ्य है वो निकल मैं लिख रहा हूँ उसमें कि नील के जो साहब लोग थे जो आए, नील की खेती कैसे होती थी, नील का पौधा कैसे होता था, नील कैसे तैयार, पौधा वाला नील कैसे तैयार होता था, सुखाया कैसे जाता था, नील की मजदूरी क्या थी, खेत में कैसे लोग काम करते थे, इन सारी चीज़ों का। उसके बाद जो नीलहा साहब लोग थे उन्होंने हमारी संस्कृति पर क्या असर छोड़ के गए, जी, ये मेन चीज़ है। एक लाइन बता दीजिए, क्या छोड़ा सर? छोड़ा, एक तो बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन उन्होंने बनाया, अच्छा, क्रिश्चियन बनाया। दूसरा क्या किया कि एक व्यावसायिक मानसिकता लोगों में दी। जी जी, ये दो चीज हुआ, मतलब कल्चर ही हमारे यहाँ का बदल गए वो। हाँ, बदल नहीं दिया लेकिन उसमें थोड़ा प्रभाव छोड़ के गए, और वो खत्म भी हो गई नील की खेती। नील की खेती तो खत्म ही हो गई दुनिया भर से। हाँ, दुनिया भर से। इसलिए हुआ कि जर्मनी के एक एडोल्फ बॉन नाम के आदमी ने आर्टिफिशियल नील बना दी, जो इस नील से सस्ता था और आसानी से फैक्ट्री में तैयार होता था। अच्छा, होता अभी भी होता है, जो वही सब हो गया। तो अब खेत में खेत जोतिए, फसल काटिए, हौज में गलाइए, उसको बनाइए, सुखाइए, बहुत मेहनत होती थी और महंगा बिकता था, सस्ता हो गया, तो इसलिए नील की खेती तो बंद हो गई। एक और बात बताइए, अभी कुछ आप 88 इयर्स के युवा हैं, तो अभी आपके मन में कौन सा प्रोजेक्ट है जो रह गया, जो आपको लगता है कि जरूर करना चाहिए? इस साल नील कोठी नाम का वो उपन्यास जा रहा है। मेरे दिमाग में एक उपन्यास और भी है, राजकुमारी रूपश्री गौतमी बघेल का मुकदमा। एक राजकुमारी है, उसमें ये चीज़ है कि जो ये बड़े बड़े राजघराने थे, छोटे राजघराने थे, जब राजघराना टूट गया तो उसके आदमी की मानसिकता क्या है, वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हुआ क्या है कि मेरे साथ क्या है कि मैं जो उपन्यास लिखता हूँ या कहानी लिखता हूँ तो वो चरित्र जीवित हो जाता है। ध्रुवांतर में एक जगह मैंने राजकुमारी रूपश्री की चर्चा की है, उसको बड़े, ये क्या एक्चुअल कैरेक्टर है? नहीं, कल्पित कहानी है। अच्छा, लेकिन मैंने उसको खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, नए संदर्भों में नहीं, कैसे उसका हाँ, ध्रुवांतर में, हाँ, जो वो पुराना संस्कार जो है उसका वो जगता है, वो मैंने वो देखा। अब तब से वो ध्रुवांतर 13 में निकला, तब से लेकर आज तक कभी कभी बीच में हमको रूपश्री आकर के कहती है कि मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मुझे ऐसा अच्छा क्यों डिपिक्ट कर दिया। हाँ, कैसे कालिक पोत दी, मतलब वो जीवित हो गई है। हाँ, काल्पनिक महिला। हाँ, नहीं, हमारे सामने काल्पनिक चरित्र में होता तो काल्पनिक है, लेकिन मेरी आंखों के सामने काल्पनिक नहीं रहता है। आप ध्रुवांतर उपन्यास पढ़िए, मूवमेंट के साथ पढ़िएगा, जो चल रहा है तो पैर कैसे चल रहा है, उसका पैर का आवाज़ कैसे हो रही है, यहाँ तक मैं उन घटनाओं को देखता हूँ, उन चरित्रों को देखता हूँ। इसलिए लोगों ने जब मुझको पूछा कि कहानी या कविता आप कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवाया जाता है। कोई है जो मुझको डिक्टेट करता है और मैं चला जाता हूँ उसी दुनिया में, ट्रांस में चला जाता हूँ और वहीं जीने लगता हूँ। जैसे नील की कोठी हुई तो नील के खेतों में मैं था, वो साहब लोगों के साथ में था। तो उसी तरह से जो जीवित चरित्र होते हैं तो मुझे, हाँ, वो रह गई आपकी अभी। हाँ, अभी मतलब वो आपके पाइपलाइन में इन ए वे बस। और उसके बाद मैं उपन्यास नहीं लिखूंगा। कविताएं तो खैर जिंदगी भर चल देगा, वो तो कोई, वो भी उकर आती हैं। हाँ, वो भी ऊपर उकर आ जाती है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये जो सारी दुनिया अब इसमें लैपटॉप में और मोबाइल में आ गई है, तो ऐसे काल में साहित्य की क्या स्थिति रहेगी? लोग पढ़ेंगे या फिर रोज जो छोटा छोटा सब आता रहता है उसी में
टिकटॉक और इसमें इसी में बिजी रहेंगे। नहीं नहीं, उसको पढ़ रहे हैं, अभी भी देखते हैं काफ़ी लोग आते हैं मोबाइल पर, पूरी की पूरी किताब चली जाती है, पूरी की पूरी कविता कहानी चली जाती है, लोग पढ़ते हैं उसको। अब तो फिल्म भी वेब वाला हो गया, तो सारी चीज़ें मोबाइल पर आ रही हैं। जैसे जैसे विज्ञान का साधन बढ़ते जाता है, आदमी की मानसिकता भी बदलती जाती है। जी, पहले किताब पढ़ते थे, आजकल ये मोबाइल पढ़ते हैं। जी, तो साहित्य मरने वाली चीज़ नहीं है, जो साहित्य तो संस्कार देता है, और इसको विविध रूप में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिस रूप में आप पढ़ रहे हैं उसी रूप में हो, इसके भी रूप बदलेंगे। मनुष्य के साथ रूप बदलते जाता है। मित्रों, ये हैं डॉक्टर मधुकर गंगाधर। किसी वक्त में, किसी ज़माने में जितनी भी देश के अंदर साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी, उनके चीफ गेस्ट रहे, बहुत से लोगों को साहित्य लिखना सिखाया, बड़ा दबदबा रहा इनका। ये वीडियो में बहुत मुश्किल होती है सारी बात बताना, क्योंकि इसमें समय की मर्यादा होती है, लेकिन अगर कम से कम शब्दों में भी कहूँ तो साहित्यिक जितनी भी यहाँ पे गतिविधियाँ रहीं, उसकी आन बान शान रहे डॉक्टर गंगाधर। और एक बहुत शानदार इनका कार्यकाल रहा, इनके दोस्त एक से एक बढ़ के, और जहाँ बैठ गए चार दोस्त, और इनका घर भी हमेशा वहाँ पे साहित्यिक महफिलें, हमेशा हर शाम खाना पीना, साहित्य पे चर्चा, साहित्य पे बातें, नए साहित्य का सृजन। तो ऐसी अनंत अनंत गतिविधियाँ इनके घर पे चलती रही। और इनकी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी, जो कि बहुत ही उदार हृदय की, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अनुपम व्यक्तित्व की महिला थी। मुझे भी उनके दर्शन का लाभ हुआ है। और इनकी बेटी तो बहुत ही ओजस्वी थी। आपने सुन लिया उनके पहले इंटरव्यू में कि उसने इनकी वकालत ही छुड़ा दी। ऐसी एक लाइन कह दी कि वकालत छोड़नी पड़ गई। तो ऐसी पत्नी, बहुत ही मनीषी, बहुत ही बुद्धिजीवी महिला थी। इनकी बेटी तो कहना ही क्या, ऐसा बताते हुए दुख हो रहा है कि आज वो दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शक्ति की स्तंभ थी। और मेहमान उनको देख के ही आते थे, क्योंकि जब वो होती थी तो फिर इफ्तार पार्टी होती थी, छोटी मोटी नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनके व्यक्तित्व को 15 मिनट में, 10 मिनट में समेटना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए हम इनसे आज ये कह के जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आपको बाद में भी मुझे समय देना होगा, ताकि आपके बहुत सारे अनछुए पहलू हैं वो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका 88 इयर्स का जीवन अभी तक आप जी चुके हैं, और पूरी ऊर्जा है, पूरी ऊष्मा है, और एक पुस्तक जहन में इनको कुलबुला रही है। तो हमारी दर्शकों को, मुझे पता है जो हमारे साहित्यिक लोग हैं, उन्हें ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि अगली कड़ी उन तक आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो अंत में मेरी इतनी चर्चा कर दी और इतनी तारीफ़ कर दी कि लगता है मुझे एक टॉनिक की खुराक आपने मुझे दे दी है। धन्यवाद। दोस्तों, कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।